को इंफॉर्मेशन अबाउट द मशीनरी सेल दे रखी है या मशीनरी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दे रखी है तो आप उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, वही सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, कैसे होगा बताओ, शुरुआत कैसे होगी। हाँ जी, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट में कहाँ से शुरू होगा बैलेंस, कहाँ से शुरू होगा, डेबिट से। टू बैलेंस बीडी कितना कितना होगा, बैलेंस बीडी कितना है इसमें। फिक्स एसेट्स बेटा जब इस तरह से दे रखा हो तो आपको जो नोट्स जो अकाउंट में बैलेंस बीडी है मशीन का, आपने वो लेना है 7,10,000, क्योंकि यहाँ पर जो मशीनरी है वो आपकी रिड्यूस्ड वैल्यू पर नहीं है बल्कि ओरिजिनल कॉस्ट वैल्यू पर मशीनरी दे रखी है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन हमने अलग से अकाउंट में एक्यूमुलेट किया हुआ है। अच्छा, और क्या करना है आपको, बाय बैलेंस सीडी कितना होगा, हाँ जी बताओ कितना होगा, 7,50,000। ये हमने इंफॉर्मेशन कहाँ से ली है, नोट टू अकाउंट से ली है। इसके बाद और दूसरा आपने क्या करना है, आपने और कौन सा अकाउंट बनाना है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इसका बैलेंस बीडी कहाँ से शुरू होगा, बाय बैलेंस बीडी, इधर से ही होगा ना, क्रेडिट साइड में इसका बैलेंस क्रेडिट बैलेंस होता है, कितना होगा 2,10,000। ठीक है, और टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी कितना होगा 2,80,000, 2,80,000। हाँ जी, अब बताओ आप क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, आगे क्या होगा। हाँ बताओ, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये जो एडजस्टमेंट गिवन है उसमें क्या बोल रहे हैं, मशीन का एक पार्ट जो है 30,000 रुपए का। हाँ जी, जो मशीन ड्यूरिंग द ईयर अ पार्ट ऑफ मशीन कॉस्टिंग ₹30,000, इसका क्या मतलब है, ये जो फिक्स एसेट्स हैं इसमें मशीनरी भी है, इन्होंने ये तो बताया नहीं ना फिक्स एसेट्स क्या है। तो फिक्स एसेट्स के अंदर ही मशीनरी इंक्लूडेड है। और आपको ये पता है कि जो ये मशीनरी 7,10,000 की है, ये किस पर है, अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पर है ना। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर 7,10,000 की जो मशीनरी है उसमें एक ऐसी मशीन है जो 30,000 की आई थी, कॉस्टिंग ₹30,000, जिसके ऊपर हमने 12,000 रुपये का डेप्रिसिएशन पिछले सालों में एक्यूमुलेट किया था। मतलब कहाँ एक्यूमुलेट हुआ था, कहाँ एक्यूमुलेट हुआ था, इस 2,10,000 में, वो उसका 12,000 रुपये डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। ठीक है, उस मशीनरी को हमने 15,000 रुपये में बेच दिया। क्या मतलब हुआ इस लाइन का, मतलब क्या हुआ कि हमने उस मशीनरी की 12,000 की वैल्यू तो अपने बिजनेस में यूज़ कर ली। ठीक है, उसके बाद उस मशीनरी की वैल्यू कितनी बची थी, 30,000 की मशीनरी आई थी जिसकी 12,000 की वैल्यू तो हम यूज़ कर चुके, 18,000 की वैल्यू हमारे हाथ में थी। वो मशीनरी हमने कितने में बेच दी, 15,000 में बेच दी। तो क्या हुआ हमें, लॉस, कितने का, 3,000 का। ठीक है, अब बताओ इसको कैसे करूं, कैसे होगा बताओ, अब इसमें नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, हमें इसमें से 12,000 रुपये, अब क्योंकि वो मशीन बिक रही है तो हमें उसके 12,000 रुपये यहाँ से इस डेप्रिसिएशन में से हटाने पड़ेंगे, और हटाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है, मुझे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कम करना है ना, तो कम करना है तो हम डेप्रिसिएशन को डेबिट करेंगे, और इधर से मुझे मशीनरी की वैल्यू को कम करना है ना, मशीनरी की वैल्यू को अब अपनी एक्चुअल वैल्यू पर लाना है। तो वो क्या होगी,
बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ, ये मैंने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि ये एंट्री यहाँ से यहाँ, ये एंट्री इस तरह से हो गई है, इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई यूज़ नहीं होगा, ये यहीं की यहीं एडजस्ट हो गई है। ठीक है, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, नॉर्मली कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये 12,000 रुपये डाल देते हैं। ये 12,000 रुपये इस साल का डेप्रिसिएशन नहीं है, इस साल नहीं चार्ज किया हमने, ये पिछले सालों में हमने एक्यूमुलेट किया हुआ था, उसको अब हम डाल रहे हैं। ठीक है, अब ये मशीन आपकी बिक गई, कितने में बिकी? 15,000 में, है ना। तो हमारे पास उतने पैसे आए ना, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये मशीनरी मेरे पास से चली गई बाय कैश, इसके बदले में मेरे पास 12,000 तो ये आ गए, ये तो मेरा डेप्रिसिएशन हो गया, 15,000 रुपये बाय कैश आ गया, है ना। और बाकी क्या हुआ, 3,000 का लॉस हो गया। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, और लॉस को मैंने कहाँ ट्रांसफ़र किया होगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L में, यानी कि इस लॉस को मैंने इस साल के स्टेटमेंट ऑफ P&L में चार्ज कर दिया। और ये कैसा लॉस है, मेरा ऑपरेटिंग लॉस है या अदर लॉस है, कैसा एक्सपेंस है ये मेरा 3,000 रुपये, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, बताओ। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है या नॉन ऑपरेटिंग? नॉन ऑपरेटिंग। फिर मैं इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्यों लिख रही हूँ, क्यों लिखेंगे हम, क्योंकि वहाँ पर मेरा मकसद ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है। लेकिन हम जब नेट प्रॉफिट निकालते हैं अपनी बिजनेस में, तो सारी तरह के खर्चे उसमें से माइनस कर देते हैं, विदाउट ये देखे कि ये बिजनेस का खर्चा है या नहीं है। ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन मेरा इन्वेस्टिंग एक्सपेंस है, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से रिलेटेड एक्सपेंस है। ठीक है, लेकिन मैं उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जस्ट एडजस्ट कर रही हूँ टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम द नेट प्रॉफिट। हमने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए इसको माइनस कर दिया था, अब हम इसको बाद में दोबारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जानने के लिए उसको प्लस करते हैं। ठीक है, अब बताओ आगे क्या होगा, बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। हाँ जी, हाँ, अब हम निकालेंगे इसको, बैलेंस कर देंगे टू कैश। देखो पहले हम इसका टोटल करेंगे। ठीक है, टोटल देखो कितना आया, 7,80,000, है ना। और अब बताओ मशीन कितने की खरीदी हमने, 70,000 की हमने नई मशीन खरीदी। ठीक है, ₹70,000 की नई मशीन खरीदी गई, तो ये मेरा कैश यूज़ हुआ। अब और आगे क्या स्टेप होगा, अब हम डेप्रिसिएशन अकाउंट को भी बैलेंस करेंगे, इसका टोटल निकालेंगे 2,92,000। ठीक है, और इसके बाद इसका हम निकालेंगे डेप्रिसिएशन इस साल कितना चार्ज हुआ, बताओ इस साल कितना चार्ज हुआ डेप्रिसिएशन, 82,000। ये कहाँ से आया, बैलेंसिंग फिगर से, है ना। तो यानी इस साल एक्चुअली में हमने डेप्रिसिएशन जो डाला है वो 82,000 डाला है। ठीक है, अब हम इसका, हमने पहला ये वाला काम कर लिया, अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे उसी तरीके से। चलो शुरू करो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी। ठीक है, रिवाइज करते हैं दोबारा, कंसेप्ट कैसे स्टार्ट हुआ था, बताओ कैश फ्लो स्टेटमेंट कहाँ से शुरू होगी, बताओ। सबसे पहले हमें देखना है प्रॉफिट्स कितने हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहाँ से पता चलेंगे, इस क्वेश्चन में कहाँ से पता चलेंगे। क्वेश्चन में देखो क्या क्या दे रखा है आपको, शेयर कैपिटल दे रखा है, इसको आपने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में लेना है। रिजर्व्स एंड सरप्लसेस दे रखे हैं। ठीक है, और रिजर्व्स एंड सरप्लसेस का कोई नोट्स टू अकाउंट है, नहीं है ना। तो इसका मतलब हम क्या कहीं मानेंगे कि ये रिजर्व्स एंड सरप्लसेस इस साल बढ़े हैं या घटे हैं। ये देखो पिछले साल 2,50,000 थे, अब की बार 2,60,000 है, तो रिजर्व में 10,000 रुपये कहाँ से आए होंगे, प्रॉफिट के। ठीक है, तो वही लेंगे हम, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10,000। और बताओ आगे क्या होगा, 10,000। आगे प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है क्वेश्चन में, कहाँ से पता चलेगा प्रोविजन फॉर टैक्स के बारे में, हमें शॉर्ट टर्म प्रोविजन से पता लगेगा।
और इसका क्या रूल बताया था आपको? क्या रूल है बेटा बताओ? करंट ईयर का मैम करंट ईयर का 60,000 रुपये पूरा हमने लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टोटल 70,000 रुपये। इसको क्या नाम देंगे? क्या नाम है इसका? देखो क्या प्रपोज डिविडेंड दे रखा है, इंटरिम डिविडेंड दे रखा है क्वेश्चन में। यही 4 चीजें तो ऐड करनी होती है, नहीं दे रखी। तो ये क्या है आपका? प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। जो मैंने फॉर्मेट परसों बनाया था उसी को यूज करना है आपने। ठीक है, और बताओ क्या क्या है इसके बाद? क्या चीज होगी? नेक्स्ट स्टेप किस चीज का है बताओ? बताओ क्या स्टेप है नेक्स्ट? क्वेश्चन तो हम कर चुके हैं ना, अब तो तुम्हें ये समझ में सारी चीज याद आ जानी चाहिए। एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बताओ नॉन कैश एक्सपेंस कैसे हैं, कौन से हैं इसमें? नॉन कैश बताओ क्या आएगा अब इसमें? डेप्रिसिएशन। कौन सा आएगा बताओ? 12,000 डलेगा। क्या डलना चाहिए इसमें? क्या अमाउंट आना चाहिए नॉन कैश एक्सपेंस में डेप्रिसिएशन का? क्या आना चाहिए? इस साल हमने 82,000 रुपीज़ डाला। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन हो गया आपका 82,000। और बताओ नॉन कैश एक्सपेंस कौन सा आएगा? नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, वो कितना आएगा? 16,000 रुपये, है ना? ये ऐड हो गया। और बताओ क्या आएगा? बताओ क्या आएगा? और कुछ आना है इस क्वेश्चन में? लॉस। ध्यान रखो इस क्वेश्चन में, देखो बैलेंस बीडी तो हमने क्योंकि बैलेंस शीट से लिए हैं, कोई भी बैलेंस बीडी सीडी अब कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट नहीं बनेगा, वो हमारा अकाउंट में जा चुका है। ये अमाउंट हमारा आपस में एडजस्ट हो गया, 12,000 रुपये ये भी नहीं जाएगा। बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं सब हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट बनेंगी। ठीक है, यहाँ कैश का आना जाना जो हुआ है वो तो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैश आना जाना हुआ, तो ये तो हम करेंगे इन्वेस्टिंग में। ठीक है, बाकी का काम हमने क्या किया है? स्टेटमेंट ऑफ P&L से एडजस्ट किया है, तो ये वहीं पर एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया? लॉस ऑन सेल। तो देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज आ गया ना, जरा सी एक एडजस्टमेंट देते ही क्वेश्चन का आंसर चेंज हो गया। 3,000 रुपये ये यहाँ पर मैंने ऐड कर लिए। ठीक है, आगे बताओ और क्या? अब क्या करना है? अब क्या आएगा बताओ? 1,71,000, 1,71,000। इसको क्या नाम देंगे हम? क्या है ये चीज़? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बेटा अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बन चुका है, अब ये नेट प्रॉफिट नहीं है। नेट प्रॉफिट तो ये यहाँ था, है ना? यहाँ पर जब मैंने इसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को एडजस्ट कर दिया है तो इसका मतलब अब मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता लग गया। आपने 11th में पढ़ा है सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, लेकिन अगर आप एक्चुअल में पढ़ोगे ना तो प्रॉफिट के भी कई नाम आ जाते हैं अलग अलग तरह से, क्योंकि हर व्यक्ति की जो प्रॉफिट की अंडरस्टैंडिंग है या रिक्वायरमेंट है फॉर डिसीजन मेकिंग वो अलग अलग हो सकती है। तो अब आप पढ़ोगे कि प्रॉफिट पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट, फिर ग्रॉस प्रॉफिट, फिर नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? मैं आपको पहले ही बता चुकी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है कि जो हमारा मेन बिजनेस है उससे अर्न होने वाला प्रॉफिट। ठीक है, मेन बिजनेस एक्टिविटी से हमें रेवेन्यू हुई, उसको रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो खर्चे किए गए सिर्फ उनको जब हम माइनस करते हैं। अब लॉस ऑन सेल जो है हमारा, ये कैसे पहचानेंगे कि ये बिजनेस का एक्सपेंस है या नहीं है? भाई आपने ये देखना है कि अगर मैं ये खर्चा ना करती तो क्या मेरी सेल पर असर पड़ता, या ये खर्चा करने से क्या हमारी सेल पर असर पड़ता? अगर मैं एसेट ना बेचती तो क्या मेरी सेल बढ़ जाती या कम हो जाती? नहीं ना, तो इसका मतलब ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, पैसा मैंने फाइनेंस कर लिया, मैं लोन से पैसा लेकर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करूं या अपना पैसा लगाऊं, इससे मेरे कस्टमर्स पर असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। ये तो नहीं है ना कि मैंने उधार पैसा ले रखा है इसलिए लोग मेरे पास कस्टमर ज़्यादा आएंगे। इज इट सो? उन्हें तो नहीं फर्क पड़ता ना कि तुमने उधार पैसा लेके लगाया, तो इसका मतलब उसके ऊपर जो मैं इंटरेस्ट दे रही हूँ वो मेरा बिजनेस का खर्चा नहीं है,
ऑपरेटिंग खर्चा नहीं, बिजनेस का खर्चा तो है बट वो ऑपरेटिंग खर्चा नहीं है। ऑपरेटिंग खर्चे कौन से होते हैं? ऐसे खर्चे जो हमारी सेल को इफेक्ट करते हैं। मैंने अपने शोरूम में एसी लगा लिया, एसी खरीद कर लाई, वो तो हो गया मेरी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एसी के ऊपर जो मेरा बिजली का बिल, बिजली का इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया, वो कैसा खर्चा? ऑपरेटिंग खर्चा है नॉन ऑपरेटिंग? नॉन ऑपरेटिंग। ऑपरेटिंग है, क्यों? क्योंकि उससे मेरे कस्टमर्स के आने की संभावना ज़्यादा है ना। मैंने अपने किसी भी अपने यहाँ सेल्समैन एक्स्ट्रा लगाए, ठीक है, तो वो मेरा ऑपरेटिंग खर्चा है ना। मैंने मशीन खरीदी और उसको अपने बिजनेस में यूज़ किया, तो मशीन खरीदना इन्वेस्टिंग एक्सपेंस, ठीक है ना, उसका मैं बेनिफिट कई साल तक लूँगी। लेकिन वो मशीन की वैल्यू को जब मैं यूज़ करके अपने बिजनेस में उसकी वैल्यू डाउन करती जा रही हूँ ना हर साल, तो डेप्रिसिएशन कैसा खर्चा? ऑपरेटिंग। क्योंकि अगर मैं वो डेप्रिसिएशन ना करती, मशीन यूज़ ना करती, तो मेरे सेल पर फर्क पड़ता ना, तो वो मेरा ऑपरेटिंग खर्चा, लेकिन वो नॉन कैश। समझ में आया? तो इन चीज़ों का बेटा बहुत ध्यान रखो, और आपके जो वाइवा होगा ना उसमें यही चीज़ें पूछ ली जाएंगी। आप जल्दीबाजी में कह दोगे, जैसे सर पूछेंगे या मैडम जो भी आएंगी कि बेटा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कैसा खर्चा, आप कहोगे अरे उसको तो मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्ट करती हूँ। मैडम ऑपरेटिंग खर्चा नो, ये मैं यहाँ एडजस्ट क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मैंने नेट प्रॉफिट से चलना शुरू किया था, तो मैं उन एक्स्ट्रा चीज़ों को हटा रही हूँ ताकि मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता लग जाए। तो ये मेरा इस एक्टिविटी का खर्चा ना होने के कारण मैं इनको रीएडजस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पर दो मकसद है जानने, एक कैश मुझे प्रॉफिट पता लग जाए और दूसरा मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट पता लग जाए। इसलिए मैं इसको तो नॉन कैश है इसलिए एडजस्ट कर रही हूँ, और ये मेरे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं इसलिए एडजस्ट कर रही हूँ। बेटा ये तीन चीज़ें ना आपके वाइवा में बहुत पूछी जाती हैं, ध्यान रखना। ये मैं आपको ये जो चैप्टर बार बार तुम्हें समझा रही हूँ ना, क्योंकि वाइवा में पहले क्या था कि रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते थे, रेशियोज़ के फॉर्मूले बताओ। तो इस साल हो सकता है रेशियो एनालिसिस आपका फर्स्ट टर्म में आ गया, तो हो सकता है टीचर्स जो हमारे एक्सटर्नल्स आते हैं वो भी तो यही सोचते हैं ना कि बच्चे अच्छे से तैयारी करें, एग्ज़ाम की भी तैयारी हो जाए, तो वो ये सोचें। हालांकि वो पूछ सकते हैं रेशियोज़ के भी क्वेश्चन, लेकिन आपने ये ज़्यादा अच्छे से करना है। हो गया? अच्छा, अब ये बताओ क्या आया है मेरा, इसको क्या नाम दूंगी मैं? अब मेरा, क्योंकि मैं नॉन ऑपरेटिंग को एडजस्ट कर चुकी हूँ, तो अब जो मेरा अमाउंट आया वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस है। अब फटाफट वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्या है वो बताओ क्या है? हाँ जी, कैसे पता चलेगा? हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करना है आपकी बार, ठीक है। तो देखो करंट एसेट्स कौन सी हैं, करंट लायबिलिटीज़ पर ध्यान देते हैं। पहले शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं, वो हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, वो तो बाद में ही करेंगे, ठीक है। ट्रेड पेबल, वो हमारे इंक्रीज हो गए या डिक्रीज हो गए? इंक्रीज हो गए हैं, 2,42,000 थे ना ट्रेड पेबल, अच्छा डिक्रीज हो गए हैं। हाँ जी, हाँ ट्रेड पेबल क्या क्या रूल है, वही चीज़ें बार बार रिपीट कर रहे हैं हम लोग ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। हाँ जी, घट गया तो घटा देंगे, घट गया तो घटा देंगे। करंट लायबिलिटीज़ में तो सीधा चलते हैं ना, करंट एसेट्स में उल्टा चलते हैं। करंट लायबिलिटीज़ में सीधा चलना है, सीधा चलना है मतलब घट गया तो घटा देंगे, बढ़ गया तो बढ़ा देंगे। हाँ जी, कैसे क्या करेंगे बताओ? हाँ जी, करंट ईयर में से बेस ईयर माइनस करना है। चलो क्या क्या अमाउंट आया आपका? डिक्रीज इन ट्रेड पेबल 82,000, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल 82,000 माइनस करना है ना। इसके बाद करंट लायबिलिटीज में नेक्स्ट आइटम क्या है आपकी? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, वो आप एडजस्ट कर ही चुके हो ऊपर, है ना। इसके बाद ये हो गई करंट लायबिलिटीज का कोर्स पूरा हो गया। अब हम करंट एसेट्स की तरफ चलते हैं। करंट एसेट्स में आपने देखना है क्या क्या? इन्वेंट्रीज, इसमें हमें क्या करना है? सीधा चलना है उल्टा? उल्टा चलना है। तो देखो कैसे उल्टा चलेंगे बताओ? इन्वेंट्रीज 460 से 620 हो गई, बढ़ गई, तो बढ़ गई तो घटा देंगे, ठीक है। और ऐसे इन्वेंट्रीज क्या? ट्रेड रिसीवेबल 5 लाख से 585 हो गए, बढ़ गए तो घटा देंगे। करो दोनों अमाउंट, कितने आए?
-82,000, -85,000 और -1,60,000, 3 फिगर्स आ रही हैं आपकी, है ना। हाँ जी, आप बताओ क्या आएगा, क्या निकलेगा। जो हम ये आया क्या है, ये क्या होगा, -82,000, -85,000 और -1,60,000, तीनों चीज माइनस हो रही है इस क्वेश्चन में बाई चांस, तो आंसर आ रहा है आपका -3,27,000। ये क्या चीज है, इसको क्या नाम देंगे, -3,27,000, इसको क्या बोलते हैं, नेट चेंज इन वर्किंग कैपिटल, नेट चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अब क्या निकालना है, अब क्या निकलेगा, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस, कितना आएगा, कैसे निकालेंगे, ये माइनस था ना, हाँ जी, कितना आया, -1,56,000, ये कहाँ से आया, 1,71,000 प्लस था और 3,27,000 माइनस था, तो 1,56,000 माइनस ये क्या है, इसको क्या नाम दिया, क्या नाम है इसका, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस। अब क्या रह गया है, अब क्या रह गया है, एक और क्वेश्चन करवाऊंगी जिसमें यही क्वेश्चन है, एडजस्टमेंट्स का साइज बढ़ जाएगा, वो मैं इसीलिए ताकि आपको एक तो क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस हो। ठीक है, लिखो क्वेश्चन लिखो, अभी तो टाइम है ना, 8:37 हुए हैं अभी तो। हाँ जी, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन वही है, इसमें एडजस्टमेंट और लिखो, प्रपोज्ड डिविडेंड, एडिशनल इंफॉर्मेशन, आपको नोट्स टू अकाउंट दे ही दिया, एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिखो प्रपोज्ड डिविडेंड 45,000, 31/3/18 का, 31 मार्च 2018 में प्रपोज डिविडेंड है 45,000 और 31/3/17 को प्रपोज डिविडेंड है 30,000। कॉलम बना लेना, 18 का 45,000 और हाँ जी, प्रपोज डिविडेंड एडिशनल इंफॉर्मेशन में सेम क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ, आपको पता है ना ये कि मैंने उसमें और एडजस्टमेंट डाल रही हूँ 1 बाय 1। ठीक है, प्रपोज डिविडेंड 31 मार्च 2018 को 45,000 और 31 मार्च 2017 को 30,000। नेक्स्ट आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 64,000। ठीक है, और एडिशनल डिवेंचर्स अमाउंटिंग रुपीज 1 lakh was issued on 1st October 2017. Additional debentures of rupees 1 lakh were issued on 1st October 2017 and interest has been paid up to date. And interest has been paid up to date. ठीक है, और साथ में वही ड्यूरिंग द ईयर वाला, मशीन वाला इसमें ही लिखो, और लेकिन अब इसमें हम करेंगे कि अगर प्रॉफिट हो तो क्या होगा। ठीक है, लिखो ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर अ पार्ट ऑफ मशीनरी, ड्यूरिंग द ईयर अ पार्ट ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 30,000, costing rupees 30,000 with accumulated depreciation rupees 12,000, with accumulated depreciation rupees 12,000 was sold for rupees 22,000, was sold for rupees 22,000। ठीक है, मतलब सेम बैलेंस शीट है, सब चीज़ें गिवन है। अब आपको ये 4 तरह की एडजस्टमेंट्स और गिवन है। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, क्या चेंजेस आएंगे बताओ। प्रपोज डिविडेंड आ जाएगा यहाँ पे,
हाँ जी बेटा, इसमें देखो एक तो अब आपको सबसे पहले देखना है कि मुझे अकाउंट किस किस चीज़ का बनाना है। प्रपोज डिविडेंड का अकाउंट बनाने की ज़रूरत है इस क्वेश्चन में? हाँ जी, ज़रूरत है? हाँ जी, नहीं ना? क्योंकि प्रपोज डिविडेंड का अकाउंट क्यों नहीं बनाना? क्योंकि उसका कोई बैलेंस आपको बैलेंस शीट में कुछ नहीं गिवन। ठीक है, और प्रपोज डिविडेंड का क्या रूल चलेगा बेटा बताओ? कि इस साल का प्रपोज डिविडेंड आपने पूरी तरह से इग्नोर करना है, उसको आपने कहीं नहीं लेना, क्योंकि इस साल का डिविडेंड प्रपोज हुआ है लेकिन वो प्रॉफिट में से अभी उसका कोई असर नहीं आया। लास्ट ईयर का जो डिविडेंड है 17,000 रुपीज़, सॉरी 30,000 रुपीज़, वो आपका जब ये वाला स्टेप करोगे आप, है ना, यहाँ पर ऐड होगा 70,000। क्यों ऐड होगा बताओ? 30,000 सॉरी, क्यों ऐड होगा? क्योंकि मुझे सारा प्रॉफिट क्लब करना है। इसके बाद उसकी दूसरी एडजस्टमेंट क्या होनी चाहिए? आपको पता है ना, नीचे से हम कोई इन्फॉर्मेशन इस तरह की ट्रांजैक्शन ले रहे हैं तो वो दो जगह जाएगी। ठीक है, 30,000 यहाँ पर हमने क्या किया? ऐड किया। और बताओ कहाँ पर होगा उसका चेंज? बताओ, प्रपोज डिविडेंड क्या है हमारी? कैश गया है या नहीं है गया? पहले तो ये बताओ, प्रपोज डिविडेंड में कैश की मूवमेंट हुई है या नहीं हुई है? पिछले साल हमने 30,000 का डिविडेंड प्रपोज किया और वो हमारे, अगर वो फिर बाद में तो फाइनल भी हो ही गया, और उसको अगर हमने पे आउट ना किया होता तो वो बैलेंस शीट में एज लायबिलिटी दिखा रखा होता। अगर बैलेंस शीट में एज लायबिलिटी नहीं दिखा रखा, इसका मतलब क्या है कि हमने पिछले साल का डिविडेंड प्रपोज भी कर दिया और पे भी कर दिया। ठीक है, ना पे किया होता ना तो आपको पता करंट लायबिलिटीज़ में आता, अदर करंट लायबिलिटीज़ में प्रपोज डिविडेंड के हमारा आउटस्टैंडिंग पड़ा है, पर आपको उस लेवल तक के क्वेश्चंस नहीं दिए जाएंगे। आपने सीधा क्या मानना है कि लास्ट ईयर का डिविडेंड हमने प्रपोज किया, साथ साथ पे कर दिया। प्रपोज किया इसलिए मुझे पूरा प्रॉफिट क्लब करना है, यहाँ ऐड कर दिया, और पे किया फाइनेंसिंग में, यहाँ पर एक और चीज़ माइनस हो जाएगी 30,000। क्लियर? तो इस तरह से हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्रपोज डिविडेंड के कारण कितना अमाउंट ऐड होगा? लेस होगा 30,000। इस साल का जो 45,000 जो प्रपोज डिविडेंड है उसको आपने इग्नोर करना है। और बताओ, प्रोविजन फॉर टैक्स का क्या अकाउंट बनेगा? प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनना चाहिए। हाँ जी, क्या बताया था मैंने आपको कि अगर आपको बैलेंस शीट में भी दे रखा है कुछ और नीचे ट्रांजैक्शन भी दे रखी है तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। चलो कैसे बनेगा? प्रोविजन फॉर टैक्स, और ध्यान रखो जब हम अकाउंट बना देते हैं तो फिर जो नई चीज़ें अकाउंट के अंदर डाली जाती हैं, यानी नई चीज़ों का मतलब क्या है? बैलेंस बीडी सीडी को इग्नोर कर देते हैं। बाय बैलेंस बीडी पिछले साल का कितना है बताओ? क्रेडिट साइड से शुरू होगा ये, कितना है? हाँ जी, कितना है बताओ? पिछले साल का प्रोविज़न 50,000, तो 50,000 रुपये मैंने क्रेडिट से शुरू करना है ना? और टू बैलेंस सीडी कहाँ लिखना है? डेबिट साइड 60,000। तो ये चीज़ें तो यहाँ आ गई ना। अब क्योंकि क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स की अलग से आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है, तो ये बैलेंस बीडी सीडी का अमाउंट अब कहीं पर भी बैलेंस शीट में नहीं, कैश फ्लो में नहीं जाएगा। अब क्या जाएगा? ये कह रहे हैं प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर 64,000। इसका मतलब क्या हुआ इस लाइन का? कि मैंने जो मेरा प्रोविज़न बना हुआ था उसमें इस साल 64,000 रुपीज़ और ऐड किए, तो किधर ऐड होंगे? इंक्रीज हो गया मेरा प्रोविज़न 64,000 से, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर बाय बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L। ठीक है, क्रेडिट साइड लिखेंगे कितना? 64,000। अब बताओ क्या होगा? 1,14,000 इधर हो गया, 1,14,000 इधर हो गया। हाँ जी, यहाँ क्या लिखे? अब क्या करूँ बताओ, क्या स्टेप होना चाहिए? जब मैंने इस पिछला प्रोविज़न मेरे पास 50,000 पड़ा था, मैंने 64 और डाल दिया, तो मेरे पास तो पूरे 1,14,000 रुपये होने चाहिए थे, लेकिन मेरे पास है 60,000 रुपये। बाकी का मैंने टैक्स पे कर दिया। पे किया तो इसका मतलब मेरे पास से कैश गया। ठीक है, कितना गया?
54,000 रुपीज़ कैश पे हुआ। अब बताओ ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में कहाँ चेंज आएगा? बताओ क्या चेंज आएगा? आप ये प्रोविज़न फॉर टैक्स आपने बिना इस एडजस्टमेंट के तो आपने पिछले साल का पूरा ऐड कर दिया था। अब ये क्या चीज़ हो जाएगी यहाँ पर? 64,000। 64 हमने इस साल का प्रोविज़न तो इतना ही बनाया है ना। पे कितना किया? 54। तो जो नीचे जाकर हमने सबसे नीचे जाकर जो 50,000 रुपीज़ माइनस किए थे उसकी जगह कितना माइनस हो जाएगा? 54,000। ठीक है। और ये बैलेंस BD/CD इनका क्या करेंगे? इनको इग्नोर कर देंगे। जब अकाउंट बना लिया तो इन बैलेंसेस को हमने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, तो आपने इनको यहीं पर छोड़ देना है। जो नई अमाउंट आपने डाली हैं, नई ट्रांजेक्शन से ऐड किए, ये आपकी कैश फ्लो में जाएंगे। ठीक है। चलो और बताओ क्या चेंज आएगा? एक इसने कहा है एडिशनल डिबेंचर्स ₹1 लाख वर इशूड ऑन 1 अक्टूबर। अब बताओ इसका क्या असर पड़ेगा? इसका बताओ क्या असर पड़ेगा? इसका असर पड़ेगा कि जो आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं, 8% डिबेंचर्स हैं, जो 2 लाख से 3 लाख हो गए। तो जब ये इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं थी तो मैंने क्या माना था कि डिबेंचर साल के आखिर में इशू हुए, तो मैंने ओपनिंग बैलेंस 2 लाख के ऊपर 8% निकाल दिया। अब ये इन्फॉर्मेशन क्या कह रही है कि नहीं, जो 1 लाख रुपए के डिबेंचर है वो तो हमने 1 अक्टूबर को इशू किए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे 2 लाख रुपए तो मैंने 6 महीने तो 2 लाख रुपए यूज़ किए, लेकिन अगले 6 महीने में मैंने 3 लाख रुपए यूज़ किए, है ना। तो इसका मतलब क्या है, मुझे जो इंटरेस्ट है 6 महीने के लिए तो 2 लाख पर निकालना पड़ेगा 8%। कितना हो गया? 12,000। और 6 महीने के लिए 3 लाख पर निकालना पड़ेगा 8%, वो भी 12,000। देखो कैलकुलेट करके, 3 लाख का 8% फॉर 6 मंथ कितना आएगा? 3 × 8 = 24 इंटू 6/12 12,000। तो यानी अब मेरा जो डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट का अमाउंट है वो 24,000 हो जाएगा। जबकि पिछला जब मेरे को ये इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं थी तो कितना था? 16,000, क्योंकि मैंने मान लिया था डिबेंचर्स हमने लास्ट डेट पर इशू किए। तो बस यही चेंज आया। इसमें आपको अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ डेट की इन्फॉर्मेशन दी है, ट्रांजैक्शन नहीं दी। तो आपको ये बस आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। फिक्स्ड एसेट्स और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट उसी तरह से बनेगा, लेकिन फ़र्क क्या आएगा? इसमें प्रॉफिट की लॉस की बजाय प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट आपका इस साइड आकर आपकी परचेज डेबिट साइड आ जाएगा प्रॉफिट, है ना। और इसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या असर पड़ेगा? उसका लॉस हुआ था तो हमने ऐड किया था, प्रॉफिट हुआ है तो माइनस करेंगे। तो मैंने आपको सारी एडजस्टमेंट्स ये समझा दिए हैं। क्वेश्चन आप कई बार कर चुके हो, 2-3 बार। अब ये पूरा क्वेश्चन करके फटाफट से देखो कि इसका मतलब जब भी आपका पीरियड हो कि